गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है 8085 आर्किटेक्चर। जो कंटेंट हम इस स्लाइड में कवर करेंगे वो है, सबसे पहले देखेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोसेसर सिस्टम, जो कि आप लोगों ने इससे पहले वाली यूनिट में कवर कर लिया है, सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रोसेसर का आर्किटेक्चर और उसके बस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं और सभी का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम है प्रोसेसर सिस्टम का, जिसमें ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। हेयर कंट्रोल यूनिट जो है वही है सीपीयू की तरह काम करती है। डेटा पाथ जो हमने दे रखा है वो है डेटा बस। अब देखिए, बस का क्या काम होता है? बस का काम होता है डेटा को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को लेके जाना। 8085 में हमारे पास 2 टाइप की बस होती है, एड्रेस और डेटा बस। ठीक है, इनपुट आउटपुट बाहर से जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जिनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस वो है। मेमोरी जो होती है, मेमोरी होती है सेविंग यूनिट, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोरिंग यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट होती है, ये हमारा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कहेंगे कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जब हम प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो हम बेसिक चीज़ें हम कवर करने वाले वो हम करेंगे कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, जिसमें हमारे पास एएलयू होता है, कंट्रोल लॉजिक होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। देन मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट होता है। हमारे किसी भी प्रोसेसर के एक बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम हम पढ़ते हैं उसमें 3 चीज़ें पढ़ते हैं, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। और इन तीनों के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? बसेस की हेल्प से। यहाँ पे 3 टाइप की बस होती है हमारे पास, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ओके, ये है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आर्किटेक्चर को हम पढ़ने के लिए इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कंप्लीट को एक बार में नहीं पढ़ सकते, हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सभी पार्ट्स को पढ़ने के बाद फिर हम इसकी कंप्लीट फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेसर के इंटरनली कैसे वर्क होता है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है अगेन। अब देखिए, आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले आप ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें जो ये डबल शेडेड डबल लाइन से जो शो है, ये है हमारी बसेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल बस। इसमें डेटा बस और एड्रेस बस। हम बस का मतलब आप लोगों को पता है, बस का मतलब टू कैरी समथिंग, जो डेटा को कैरी करती है। अब देखिए, एक्चुअल में क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में, आप लोगों के पिछली यूनिट में मैंने पढ़ा है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जैसे ये हमारी हो गई एएलयू वाला पोर्शन हो गया, ये हमारा कंट्रोल वाला पोर्शन हो गया, ये हमारे रजिस्टर्स हो गए। अब रजिस्टर अलग जगह पे हैं, कंट्रोल यूनिट अलग जगह पे है, एएलयू अलग जगह पे है। अगर हमें किसी डेटा पे ऑपरेशन करना है तो इस यहाँ पे जो डेटा स्टोर है उसको हमें एएलयू में लाना है, या फिर एएलयू से रिजल्ट को हमें यहाँ पे ले जाकर स्टोर करना है। ये सारे प्रोसेस करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होगी? एक ऐसी डिवाइस की, ऐसी चीज़ की जो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सके, ले जा सके। इसलिए जो डेटा को कैरी करते हैं उसको बोलते हैं बसेस। ठीक है, बसेस का मतलब होता है जैसे कि 8085 में हमारे पास टोटल 16 बस होती हैं। उन्हीं 16 बस को हम डेटा कैरी करने में और एड्रेस कैरी करने में यूज करते हैं। अब देखिए, एड्रेस और डेटा का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। एड्रेस बताता है उसका कि मेमोरी लोकेशन में जहाँ डेटा सेव है उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और डेटा का मतलब उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, तो एड्रेस हमारे पास 16 बिट का होता है। हमारे पास 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एड्रेस के। ठीक है, और डेटा का साइज होता है 8 बिट का, यानी 1 बाइट का डेटा होता है। तो ये बसेस होती है, 16 लाइंस होती हैं, 16 पैरेलल वायर्स होते हैं जिस पे 10 बिट्स जाती हैं। जैसे हाई वोल्टेज जा रहा है तो इसका मतलब 1 बिट, लो वोल्टेज जा रहा है तो 0 बिट। इस तरीके से हाई लो वोल्टेज जाता है जिसको हम बाइनरी में बोलते हैं, 1 या 0 बिट जाती हैं, जो कि हमारा डेटा होता है। ये लाइंस होती हैं, लाइंस वायर्स होते हैं जो कनेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, जिनके ऊपर वोल्टेज फ्लो होता है। ओके, अब देखिए,
जब हम बसेस की बात करें तो हमारे पास ये देखिए एक बस का आर्किटेक्चर आप लोगों को शो किया हुआ है, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट। बसेस क्या काम करती हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से मेमोरी तक डेटा ले जाती हैं, इनपुट तक ले जाती हैं, आउटपुट तक ले जाती हैं, सिमिलरली डेटा वापस लाती हैं। 80-85 में टोटल 3 बस होती हैं। एड्रेस बस वो बस जो कि एड्रेस लेके जाती है। अब देखिए एड्रेस बस का डायरेक्शन हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि एड्रेस बस है वो हमेशा 16 बिट का एक एड्रेस लेके जाती है, जो कि हमेशा माइक्रो प्रोसेसर ही सप्लाई करेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि मेमोरी में किस लोकेशन पे ले जाके मुझे डेटा स्टोर करना है या किस लोकेशन से मुझे डेटा लेके आना है। यानी हमेशा माइक्रो प्रोसेसर ही बताएगा कि डेटा कहाँ स्टोर करना है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर ही बताएगा कि डेटा कहाँ से लेके आना है। तो डेटा को लाने या ले जाने के लिए पहले उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, जो कि MPU बताएगा। इसलिए वो बाहर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। 0 से लेके 15 तक की जो 16 लाइन्स वो हमेशा बाहर की तरफ डायरेक्शन है, जिसको हमने एड्रेस बस बोला है। एक मेमोरी पे जा रही है, एक इनपुट पे जा रही है, एक आउटपुट पे जा रही है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट वन है जो डेटा बस है। डेटा बस होती हैं जो 0 से लेके 7 तक होती हैं। टोटल 8 बस होती हैं। वो डेटा बस का डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों तरफ है, क्योंकि डेटा को हम मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं और मेमोरी से हम डेटा ला के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी लाते हैं। जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो उसको तो हम लेके जाते हैं स्टोर करने के लिए, और जब हमें इनपुट चाहिए होता है या फिर हमें डेटा पे ऑपरेशन करना होता है, जो कि हम या तो मेमोरी से लेके आते हैं या हम इनपुट से लेके आते हैं, तो हमें इसके अंदर लेके आना है माइक्रो प्रोसेसर के। इसलिए दोनों तरफ डेटा फ्लो होता है, या तो डेटा को हम बाहर भी ले जा सकते हैं, आउटपुट पे भी, डेटा को इनपुट पे भी लाते हैं। इसलिए इसका साइन बाई डायरेक्शनल है, ये वाला देखिए ये। देन थर्ड वन इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस एक तरीके से जो डेटा का फ्लो है उसको कंट्रोल करती है। ये बताती है कि रीड का ऑपरेशन करना है या राइट का ऑपरेशन करना है, या हाई इम्पीडेंस स्टेट में है बसेस। यानी बसेस का कंट्रोल करने का काम करती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का आप डायरेक्शन देखिए आउटसाइड है, क्योंकि कंट्रोल कौन है यहाँ पे, ब्रेन कौन है कंप्लीट सिस्टम का, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। इसलिए ये ही कंट्रोलिंग सिग्नल भेज सकती है। इसलिए कंट्रोलिंग सिग्नल मेमोरी के पास, इनपुट के पास और आउटपुट के पास, तीनों के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये बताएगी कंट्रोल बस कि हमें रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है। रीड ऑपरेशन का मतलब डेटा को रीड करना है, यहाँ से उठा के लेके आना है। राइट का मतलब डेटा को ले जाकर स्टोर करना है। तो हमेशा कौन बताएगा ये चीज़, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। इसलिए इसका डायरेक्शन आउटसाइड है तीनों केस में। ओके, अब देखिए ये जो एरो है ये इनपुट पे आ रहा है, यानी बाहर से हम इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट हमारे माइक्रो प्रोसेसर में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से एक एरो बाहर जा रहा है, जो कि हम आउटसाइड वर्ल्ड में डेटा भेज रहे हैं, हम आउटपुट पे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिक 80-85 की बसेस। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, देर आर 16 टोटल बसेस। टोटल 16 लाइन्स होती। 16 में से जब हम एड्रेस को लेके जाते हैं तो हम 16 के 16 को यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं A0 से A15 तक। तो ये हो गई यूनी डायरेक्शनल मोड। इट ऑपरेट्स इन यूनी डायरेक्शनल मोड। एक सिंगल डायरेक्शन में ऑपरेट होती हैं, जो हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, क्योंकि एड्रेस कौन सप्लाई करता है, एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा। मेमोरी को थोड़ी पता है मुझे मेरे पास कौन सा एड्रेस, हमेशा माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को भेजता है। अब इनमें से 16 एड्रेस लाइन है, तो टोटल हमारे पास 2 की पावर 16 यानी 64 के मेमोरी लोकेशंस हमारे पास बन सकती हैं। एड्रेस लोकेशन हमारी होती है 000 से लेके FF हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं। देखिए 00 का मतलब हेक्सा, देखो 1 0 हेक्साडेसिमल में बाइनरी में 4 0 के बराबर। ये 4 और ये 4, टोटल 16 बिट हो गई ना। और ऐसे ही F का मतलब क्या होता है 1 1 1 1, इसका 1 1 1 1, टोटल हमारे पास 16 बिट्स ये हो गई। तो यानी 0 से 0 0 0 16 टाइम्स कर लो, लेके F तक हमारे पास टोटल 64 किलो, लगभग 64,000 हमारे पास मेमोरी लोकेशन होती है। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1K। 1K का मतलब होता है 2 की पावर 10 के तो 1024 बिट। ठीक है, और 2 की पावर 16 हो गया 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, जो कि 64 के लोकेशंस हमारे पास आ जाएंगी। अब देखिए लोकेशंस कैसे डिफाइन करते हैं, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास 2 बिट पोजीशन है। 2 बिट पोजीशन का मतलब A0 है और A1 है। एक तो A0 और A1 पे आप 2 बिट लिखिए। पहली लोकेशन पे 0 0, देन 0 1, देन 1 0 और 1 1।
तो आपके पास 2 बिट को लेके, मतलब 2 पोजीशन, 2 स्थान को लेके, इकाई और दहाई के अगर हम 2 स्थान लें तो इन 2 स्थानों को लेके आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो इसको 4 कॉम्बिनेशन कैसे निकाले हम, क्योंकि हमारे पास बाइनरी संख्या है, एक 0 और एक 1 है, टोटल 2 ही संख्या है, तो 2 की पावर 2 लोकेशन हम ले रहे हैं, तो 2 की पावर 2, यानी टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 3 पोजीशन लेके, यानी इकाई दहाई सैकड़ों 3 पोजीशन लें, A0 A1 और A2, तो हमारा पहला नंबर बनेगा 0 0 0, देन 0 1 0 सॉरी 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। टोटल हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि टोटल संख्या 2 है, एक 1 है, एक 0, इसलिए बेस क्या हो गया 2। कितनी पोजीशन ले रहे हैं 3, इसलिए 2 की पावर 3, हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे ही अगर हम टोटल 16 लेते हैं, 0 से लेके 15 तक की संख्या लिखते हैं, A0 A1 A2 A3, ऐसे 16 हमारे पास स्थान है, 16 लोकेशन है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 16। ठीक है, ये हो गया हमारे टोटल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा डेटा बस। डेटा बस होती है हमारी D0 से लेके D7, जो टोटल 16 है ना, 16 में से जब हम एड्रेस लेके जाते हैं तो 16 के 16 को काम में लेते हैं, और जब हम डेटा लेके जाते हैं तो नीचे की सिर्फ 8 को काम में लेते हैं, क्योंकि कभी भी एक साथ एड्रेस या डेटा तो जाएगा नहीं। पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि एड्रेस क्या है मेमोरी का, जहाँ से डेटा लाना है, फिर जहाँ पे स्टोर करना है। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है, जैसे ही एड्रेस भेज दिया, उस एड्रेस का, उस जगह का डेटा या तो आएगा या फिर वहाँ जाके स्टोर करना है। तो एड्रेस भेजने के बाद ही हम एक बार एड्रेस भेज रहे हैं, दूसरी बार डेटा भेज रहे हैं, यानी कभी भी बसेस पे एक साथ एड्रेस या डेटा नहीं भेज रहे, इसलिए हम उन्हीं 16 वायर्स को दोनों काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करना, कि या तो एड्रेस भेज रहे हैं उसी में डेटा भेज रहे हैं। क्योंकि एड्रेस 16 बिट का होता है, इसलिए 16 के 16 वायर्स काम में लेते हैं। डेटा हमारा 8 बिट का होता है, इसलिए 0 से लेकर 7 तक के सिर्फ 8 वायर्स हम काम में लेते हैं जब हमें डेटा भेजना होता है। तो नीचे के जो 8 वायर्स हैं वो बाई डायरेक्शनल हैं, और टोटल जो हमारे 16 है वो यूनिडायरेक्शनल है। यानी एड्रेस बस जिसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, डेटा बस हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, ऑपरेट्स इन बाई डायरेक्शनल मोड। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं में काम करता है। द डेटा बिट्स आर सेंट फ्रॉम द एमपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस। जो डेटा बिट हैं वो किससे भेजी जाती है, सेंट फ्रॉम एमपीयू। एमपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, यानी माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल यानी इनपुट आउटपुट। तो जो डेटा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट पे भी जाता है, या फिर मेमोरी पे भी जाता है, और वहीं से वापस भी आता है, यानी इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं। इसलिए ये हो गया बाई डायरेक्शनल डेटा। ठीक है, और डेटा की रेंज क्या हो गई, क्योंकि हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है तो ये 8 बिट हो गई। हेक्साडेसिमल में 2 का मतलब बाइनरी में 8 है। हेक्साडेसिमल की 1 बिट को बाइनरी में हम 4 बिट से रिप्लेस करते हैं। जैसे आपने हेक्साडेसिमल में 1 लिखा तो बाइनरी में उसको लिखोगे 0001। ऐसे हेक्साडेसिमल में आपने लिखा ए का मतलब क्या होता है 10 दशमलव में, तो 10 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1010। आपने कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यानी हेक्साडेसिमल की 1 बिट बराबर बाइनरी की 4 बिट, तो 4 बिट ये और 4 बिट ये, टोटल हमारे पास 8 बिट हो गई। तो डेटा रेंज हो गई हमारी 00 से लेके FF तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थर्ड वन है हमारी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंसिस्ट ऑफ वेरियस लाइन कैरिंग द कंट्रोल सिग्नल सच एज रीड, राइट, इनेबल और फ्लैग बिट्स। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ये हमारा हो गया बसेस का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर पे। क्यों पहले बसेस इसलिए पढ़ी क्योंकि जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको सबको आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, बसेस करती हैं, जो कि डेटा को ले जाती है, चाहे वो एड्रेस हो चाहे वो डेटा। हमेशा संख्या ही होती है, 1 और 0 ही होता है। होते हैं उनसे डील करती है वो इंस्ट्रक्शन यूनिट हो गई। जो स्टोरेज और इंटरफेसिंग से डील करती है उसको हमने बोल दिया स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। ये एक प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ये आपका आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बहुत इजी है, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है।
हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए जो ये शेडो है जिसको आप बोलोगे येलोइश कलर में है, ये हमारा है इंटरनल डेटा बस। ये है इंटरनल डेटा बस, ये जो है इंटरनल डेटा बस है। ये सारी है ना जो डबल बाई डायरेक्शनल एरोज हैं, ये सारी डेटा बस हैं जो कि डेटा को कैरी कर रही है, चाहे वो एड्रेस हो चाहे वो डेटा हो। नाउ जो सबसे फर्स्ट हमारा है जो ये पोर्शन है एक्यूमुलेटर। अब देखिए ये मैंने बताया आपको, ये डेटा बस है जो कि डेटा को लेके जा रही है। ये सारी चीज़ों से कनेक्ट होती है, जितने भी ब्लॉक्स हैं सबसे डेटा बस कनेक्ट होगी, क्योंकि डेटा का ऑपरेशन सभी के साथ होता है डेटा कैरी करने का। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है ये वाला, इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे डेटा प्रोसेस किया जाता है, डेटा के ऊपर काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ALU है, ALU में एक हमेशा इनपुट एक्यूमुलेटर से आता है, दूसरा आता है टेम्परेरी रजिस्टर से। और ये जो ऊपर है ये फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स के साथ सिंगल एरो है, आप ध्यान रखना बाई डायरेक्शनल सिंगल एरो है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये सिंगल डायरेक्शन है, ये बाई डायरेक्शन है। अब ये क्यों है वो आपको बता देंगे। एक्चुअल में इस डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो ये वाला एरो है वो यहाँ से भी जाना चाहिए, यहाँ ये बाई डायरेक्शन, ये सिंगल डायरेक्शन, यहाँ से ALU से रिजल्ट जाएगा, वो वहाँ पे जाके कवर होगा, जो कि एक दूसरे आपको उसमें दिखाऊंगी दूसरे फिगर में। ठीक है, देन ये हमारा जो पोर्शन है ये इंस्ट्रक्शन यूनिट है, ये वाला जहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और टाइमिंग कंट्रोल यूनिट, ये आपकी इंस्ट्रक्शन यूनिट हो गई। जो रेस्ट बचा हुआ है ये हमारे इंटरफेस हो गए, सीरियल और इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट कंट्रोल, ये इंटरफेस हैं। देन ये जो पोर्शन है ये हमारे, इसको बोलते हैं रजिस्टर एरे, जो रजिस्टर्स हैं इसको बोलते हैं रजिस्टर एरे। ठीक है, इसको हमने बोल दिया है स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट, क्योंकि यहाँ पे स्टोरिंग का काम होता है डेटा का, रजिस्टर का मतलब स्टोरिंग का काम, और ये इंटरफेसिंग का काम करते हैं, जो कि एड्रेस बफर है और डेटा एंड एड्रेस बफर है, जो कि यहाँ से एड्रेस जाता है मेमोरी के पास और मेमोरी से डेटा को लेके आता है, ये बफर है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट में हम पढ़ेंगे ALU क्या होती है, एक्यूमुलेटर, स्टेटस फ्लैग और टेम्परेरी रजिस्टर। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन यूनिट, जिसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। देन स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट में हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जिसको बोलते हैं हम रजिस्टर एरे भी बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर, एड्रेस डेटा लैच, इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, ये हो गए हमारे स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेसिंग यूनिट से। ये हमारा एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। ये पोर्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि एक्चुअली में वर्क कैसे हो रहा है। ठीक है, पहले हम सारे यूनिट इन ब्लॉक्स को पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेटर क्या करेगा, फ्लैग क्या करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा। ये समझने के बाद हम एक बार में इसका वर्किंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में डेटा लाया जा रहा है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन फैच किया जा रहा है। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अर्थमेटिक यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन, लॉजिक यानी एंड और नोट ऑपरेशन। ठीक है, जो ALU होती है, ALU में दो जगह से हम इनपुट देते हैं। एक जो हमारा इनपुट आता है ALU वो एक्यूमुलेटर से आता है, और दूसरा इनपुट आता है हमारा टेम्परेरी रजिस्टर से, ये फिक्स है। ठीक है, ये जो ALU में हमेशा एक डेटा एक्यूमुलेटर से ही आएगा। आप याद रखना ये आपको कब काम में आएगा, जब हम लोग प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। एक डेटा हमेशा एक्यूमुलेटर से, दूसरा डेटा हमेशा टेम्परेरी रजिस्टर से आएगा। ठीक है, नाउ अर्थमेटिक ऑपरेशन बता दिया आपको, लॉजिक ऑपरेशन बता दी। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर होता है माइक्रो प्रोसेसर का मेन रजिस्टर होता है, जिसे हम A भी बोलते हैं। ये 8 बिट का रजिस्टर है, जिसमें हम 8 बिट का डेटा या 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं सब में एक्यूमुलेटर काम में आता है। रिजल्ट भी हमेशा एक्यूमुलेटर में सेव किया जाता है। इस एक ऑपरेंड बोलते हैं जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, तो एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर में होता है, और जो रिजल्ट होता है ऑपरेशन का वो भी हमेशा एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है। ठीक है, देन सेकंड जो आ रहा था वो टेम्परेरी रजिस्टर आ रहा था। ये एक 8 बिट का रजिस्टर है, जो कि दूसरे ऑपरेंड को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। ठीक है, ये कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर हो सकता है, जो कि इंटरमीडिएट हमारा रिजल्ट होगा, इसको स्टोर करने के काम आएगा।
नेक्स्ट जो हमारा है स्टेटस फ्लैग या फ्लैग रजिस्टर जो बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लैग का मतलब क्या है, या स्टेटस फ्लैग्स का मतलब क्या है। फ्लैग क्या होता है, एक जिस हिंदी में बोलते हैं हम झंडा, यानी एक यूनिक चीज़ को हम करते हैं ना, इस चीज़ को फ्लैग कर दो, यानी ये कुछ अलग है, उसको अलग से दर्शा दो। तो फ्लैग रजिस्टर होते हैं 80-85 में, ये 5 हमारे पास फ्लैग्स होती हैं जो कि कुछ स्पेशल कंडीशंस निकल के आती है ना ऑपरेशन के दौरान, उनको बताने के काम आते हैं। ये होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप होते हैं। स्टेटस फ्लैग क्या होते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप डिवाइस आप पढ़ोगे डिजिटल में, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, एक या फिर जिसको लैच बोलते हैं, 1 बिट का डेटा हम स्टोर करते हैं, जो कि एक्यूमुलेटर है। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। क्या क्या मतलब है सारे के, इस तरफ से शुरू करते हैं। ये एज इट इज पोजीशन रहेगी, D5 पे कुछ नहीं है क्रॉस आएगा, D3 पे कुछ नहीं है क्रॉस है, D1 पे कुछ नहीं है क्रॉस है। ये आपको एज इट इज शो करना है, इनकी पोजीशन कभी भी नहीं बदलेगी। D7 पे ही रहेगा एस, D6 पे जीरो फ्लैग। अब नाम से पता चल रहा है कैरी, CY का मतलब कैरी। कैरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, हासिल। जब भी किसी ऑपरेशन में, अर्थमेटिक ऑपरेशन में, यानी जोड़ने में और घटाने में अगर हासिल आती है या फिर हासिल लगती है तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, सेट होने का मतलब वैल्यू 1 हो जाना, अदरवाइज ये रीसेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरिटी फ्लैग। अगर ऑपरेशन, ये देखो हमेशा जो फ्लैग रजिस्टर है ना, उसकी वैल्यू ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर किसी भी ऑपरेशन के रिजल्ट में जो आउटपुट आया है, जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी का मतलब एक की जो संख्या है ना वो इवन है, सम है, तो ये 1 रहेगा, अदरवाइज ये 0 रहेगा, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी क्या है, ऑक्सिलरी कैरी बताता है कि थर्ड पोजीशन से किसी भी ऑपरेशन में, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अगर तीसरी जो फोर्थ पोजीशन जिसको बोलेंगे हम D3 बिट फोर्थ पोजीशन, चौथी पोजीशन से पांचवी पोजीशन पे अगर हासिल जा रही है, या फिर चौथी पोजीशन से हम तीसरी पोजीशन पे हासिल ले रहे हैं, यानी अगर हम कैरी ले रहे हैं या कैरी दे रहे हैं इस पोजीशन पे, तीसरी से लेके चौथी पे, जो 4 बिट इधर छोड़ दो, निबल की बात करते हैं ना, एक निबल से दूसरी निबल पे जा रही है, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज रीसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है जेड। जेड का मतलब जीरो फ्लैग। अब देखिए जीरो फ्लैग क्या होता है, अगर किसी ऑपरेशन का रिजल्ट कंप्लीट जीरो है, सारी बिट्स जीरो हैं, यानी जीरो रिजल्ट आया है, तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट है D7 बिट साइन फ्लैग। अगर ऑपरेशन का रिजल्ट नेगेटिव है तो साइन फ्लैग सेट होता है, 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक्यूमुलेटर में ऑपरेशन के बाद जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है ना, उसमें रिजल्ट होता है, तो वो रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो ये 1 होगा, अगर पॉजिटिव है तो 0 होगा। ऐसे ही अगर कंप्लीट रिजल्ट 0 है तो जीरो फ्लैग 1 होगा, और अगर रिजल्ट नॉन जीरो है तो वैल्यू 0 होगी। ये हमारे हो गए। ऑक्सिलरी कैरी होता है कि जब हम ये स्पेशली BCD एडिशंस में काम आता है, जब थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे अगर कैरी जा रही है तो ये सेट होता है, अदरवाइज रीसेट होता है। पैरिटी फ्लैग बताता है अगर रिजल्ट में इवन पैरिटी है तो सेट, अदरवाइज रीसेट। ये हमारे हो गए फ्लैग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एक 16 बिट का रजिस्टर है, जो कि किस किस से मिलके बना है। देखो हमारे पास सारे रजिस्टर 8 बिट के हैं, अगर हम 2 8 बिट के रजिस्टर्स को जोड़ देते हैं तो एक 16 बिट का रजिस्टर बन जाता है, या 16 बिट का वर्ड बन जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बनता है एक्यूमुलेटर और स्टेटस फ्लैग को बना के। नीचे के 8 बिट स्टेटस फ्लैग की, ऊपर के 8 बिट एक्यूमुलेटर की, दोनों मिलके इसको बोलते हैं PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। क्योंकि एक्यूमुलेटर रिजल्ट है, ये स्टेटस है, तो ये प्रोग्राम का एक्चुअल स्टेटस बताते हैं, इसको वर्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें 16 बिट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट हो गई वो हो गई इंस्ट्रक्शन यूनिट। इंस्ट्रक्शन यूनिट क्या काम करती है, इंस्ट्रक्शन यूनिट के अंदर होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब देखिए क्या मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का और इंस्ट्रक्शन डिकोडर का, थोड़ा सा आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज दे देती हूँ। देखिए क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में जो हम प्रोग्राम पढ़ते हैं, वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि हमें 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है, ऐड A + B करना है। अब जो मेमोरी है उसके अंदर हम ऐड को ले जाके सेव नहीं कर सकते,
ऐड ए प्लस बी करना है ना, हम ए को सेव कर सकते हैं। ए को मान लीजिए ए और बी की तो कोई वैल्यू है जो कि मेमोरी में स्टोर है, लेकिन हम ऐड जो वैल्यू है, ऐड का मतलब जोड़ना, ए डबल डी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि जोड़ता है दो वैल्यूज़ को, तो ऐड को हम ले जाके एज इट इज स्टोर नहीं कर सकते। ऐड के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 1-0 पे काम करता है, तो ऐड को समझेगा ही नहीं कि ऐड का क्या मतलब होता है। उसके लिए हम उसको मशीन लैंग्वेज में बदलेंगे, 1-0 के फॉर्म में बदलेंगे। तो क्या कर दिया, ऐड का नाम बदल के ऐड को एक नया कोड दे दिया, जिसको अगर मान लीजिए ऐड का कोड है, क्योंकि हमारे पास जितने भी डेटा होते हैं वो 8 बिट के होते हैं, इसलिए ऐड को भी एक 8 बिट का ही हमें कोड देना पड़ेगा। मान लीजिए ऐड का कोड है 3A, 3 का मतलब हेक्साडेसिमल में बोल रही हूँ, 3A, 3 का मतलब 0011 और A का मतलब 1010, यानी जैसे ही ऐड का वैल्यू आएगी, ऐड इंस्ट्रक्शन आएगा, माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में क्या जाके सेव होएगा, 3A, क्योंकि वो बाइनरी पे काम करता है। तो मशीन में हम क्या इंस्ट्रक्शन भेजेंगे, 3A। इसको हम बोलते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन का कोड, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को हम डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते इस लैंग्वेज में, इसलिए उनको बदल के बाइनरी में एक कोड में बदल देते हैं। हर इंस्ट्रक्शन का एक फिक्स कोड होता है, ऐड का फिक्स है, सब्ट्रैक्ट का फिक्स है, और एंड का फिक्स है, और का फिक्स है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन का 80-85 में फिक्स कोड है हमारे पास। टोटल 2 की पावर 8 256 हम ओप कोड बना सकते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड। ये फिक्स वैल्यूज़ होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर की एक टेबल है, वो फिक्स है, आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं फिर से आप लोगों को समझाती हूँ, हमारी क्लास है, इसमें 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट में मुझे सभी के नाम याद नहीं हो सकते। या फिर मान लीजिए मेरे पास रजिस्टर है, रजिस्टर में जो आपने गिनती वाला बचपन में पढ़ा था ना, जिसमें पहाड़े लिखते थे, कॉलम वाला 1 2 3 4 ही लिख सकते थे, तो मान लीजिए रजिस्टर में मैं सिर्फ नंबर्स ही लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 ही लिख सकती हूँ, मैं नाम नहीं लिख सकती, ABCD यूज़ ही नहीं कर सकती, मैं हिंदी में वर्णमाला यूज़ नहीं कर सकती, इंग्लिश में ABCD यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ मुझे नंबर्स यूज़ करने 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करूँगी, जो 40 बच्चे हैं सबको रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर हम क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है, तो रोल नंबर मैं 2 बिट का दूंगी। जैसे पहले बच्चे का रोल नंबर 01, फिर 02, 03, 04, 05, 06, 07, 8, फिर 09, फिर 10, 11, मतलब 10, 11, 12 ऐसे करके 40 तक मैंने रोल नंबर दे दिया। तो जब भी मुझे काम होगा, मैं इससे आप लोगों के नाम को समझूंगी ही नहीं। नाम कौन समझता है, आप खुद समझते हैं, मेरे को पता ही नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा रोल नंबर से याद रखूँगी। 10 का मतलब दिस स्टूडेंट मान लीजिए सचिन कुमार, 10 का मतलब सचिन कुमार, 11 का मतलब विकास, 12 का मतलब वीरेंद्र। इस तरीके से मैंने याद रखा, मतलब फिक्स है। तो जैसे ही मैं रोल नंबर 10 बोलूँगी कौन आएगा, सचिन। रोल नंबर 11 बोलूँगी कौन आएगा, विकास। 12 बोलूँगी कौन आएगा, वीरेंद्र। इस तरीके से, मतलब आप लोगों को तो पता है आपके रोल नंबर, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है, वो आपके रोल नंबर। इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर के साथ है। माइक्रो प्रोसेसर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एंड करना है, और करना है, वो उसको समझ में नहीं आते। उसने क्या किया, एक सिस्टम बना रखा है, एंड जैसे ही अपन ने यहाँ से एंड भेजा, उसके अंदर जाके सेव हो गया 3A। हमने भेजा और ऑपरेशन, उसके अंदर जाके सेव हो गया 70, मतलब एक 8 बिट की वैल्यू जाके सेव हो गई। तो इसको बोलते हैं हम ऑपरेशन का कोड। अब देखिए, आपने एडिशन का प्रोग्राम लिखा, ऐड A + B। अब वहाँ से उसका ऐड A B का एक ऑप कोड है, वो जाके सेव हो गया मेमोरी के अंदर, जिसको मैंने बोल दिया 3A। अब मेमोरी से जैसे ही डेटा आ गया, 3A डेटा आ गया माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ALU में जाके पहुँच गया 3A। अब ALU को कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है, उसके पास तो एक संख्या ही है। तो अब क्या करेंगे, जो भी ALU में नहीं पहुँचेगा, सॉरी, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचेगा। संख्या आ गई 3A, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के खुद के अंदर आ गई। मेमोरी में जाके सेव था प्रोग्राम, वहाँ से 3A उठ के आ गया माइक्रो प्रोसेसर के बाद। अब उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है, तो क्या करेंगे, उस 3A को एक्चुअल में समझेगा कि मुझे ऑपरेशन क्या करना है। 3A का मतलब वो चेक करेगा, अच्छा मुझे एडिशन करना है, ऐड A B करना है, तो वो 3A को फिर से किस में बदलेगा, ऐड A B में। मतलब उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि मुझे काम क्या करना है। इस चीज़ को बोलते हैं डिकोडिंग करना। माइक्रो प्रोसेसर जो भी ऑप कोड आता है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है कि क्या ऑपरेशन करना होता है, उसको बोलेंगे डिकोडिंग, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करता है, जो कि अभी एग्जीक्यूट होना है, जिसके ऊपर काम होना है। मेमोरी से उठ के इंस्ट्रक्शन आ गया, अब हवा में थोड़ी लटकता रहेगा।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव करेंगे और फिर वो डिकोडर के अंदर जाएगा, जहाँ डिकोडर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं IR। ये एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है जो कि 8 बिट के ऑपकोड को सेव करता है, जो कि प्रोग्रामर इसको बाहर से हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को हमेशा इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर इसके ऊपर काम करता है। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो डेटा जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर, डिकोडर उसको डिकोड करेगा। 3 to 8 डिकोडर होता है, बहुत सारे डिकोडर यूज होते हैं। तो वो डिकोडर उसको डिकोड करके उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करेगा और फिर वो उसको भेजेगा कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगी। कंट्रोल यूनिट हमारा ब्रेन वो सिग्नल जनरेट करेगा, वो सबको निर्देश देगा कि अच्छा ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। जो मैंने अभी बताया ना, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो डिकोड होने के बाद जो जनरेट करती है। अब कंट्रोल सिग्नल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप के हैं। क्लॉक सिग्नल है, उसके अंदर डेटा को सिंक्रोनाइजेशन करने का है। जितने भी आपने अभी तक मैंने पिन डायग्राम में सिग्नल पढ़ा है ना कंट्रोल के, वो सारे कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। जो 3 मेन कंट्रोल सिग्नल है वो है ALE, रीड एंड राइट। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल, सॉरी ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक हो गया। एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लैच इनेबल एक ऐसा सिग्नल है जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि एड्रेस और डेटा बस को मल्टीप्लेक्स करने के काम आता है। रीड का मतलब डेटा रीड करना है, राइट का मतलब डेटा राइट करना है। दोनों एक्टिव लो सिग्नल है, यानी जैसे ही वैल्यू 0 होती है तो ऑन हो जाते हैं। ये हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का एक आप लोगों को टेबल दी हुई है। ये जो 3 सिग्नल हैं जिसको हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, मेमोरी के ऊपर बार आता है, ठीक है। यानी जब 0 वैल्यू हो तो मेमोरी से काम हो रहा है, जब 1 वैल्यू हो तो इनपुट आउटपुट से काम हो रहा है। 2 सिग्नल हमारे पास होते हैं, स्टेटस सिग्नल 0 और 1, जो कि रीड और राइट का ऑपरेशन बताते हैं कि रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। तो सॉरी, टेबल में ना S1 S2 है, यहाँ पे S1 का मतलब S0 और 2 का मतलब S1, 0 और 1 सिग्नल है ये, ठीक है। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि डेटा क्या ऑपरेशन हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है। अब रीड और राइट भी 2 जगह हो सकता है, एक तो हम मेमोरी से डेटा रीड राइट कर सकते हैं, एक हम इनपुट आउटपुट से डेटा रीड राइट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर की बात करें तो जब हम बाहर से पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो वो तो इनपुट हो गया, जो ऑलरेडी इसकी मेमोरी में सेव हो रहा है और उसको हम प्ले कर रहे हैं तो वो हम मेमोरी से डेटा ले रहे हैं। अगर हम मेमोरी में डेटा ले जाके स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई मूवी है तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में दिया, फिर मैं पेन ड्राइव लगा रही हूँ लैपटॉप में और वो मूवी को मैं मेरे लैपटॉप में सेव कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, इनपुट किससे ले रही हूँ, मैं पेन ड्राइव से। तो ये तो बाहर से कोई डिवाइस कनेक्ट कर रही हूँ, डेटा को कहाँ स्टोर कर रही हूँ, ऑलरेडी मेमोरी में ले जाके। या फिर दूसरा क्या कर सकती हूँ कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, मैंने मेरे लैपटॉप में है, मेरे लैपटॉप की मेमोरी में, तो वो मेमोरी में प्रेजेंट है लैपटॉप की में, और मैं उससे प्रिंट आउट ले रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेमोरी से आउटपुट पे डेटा भेज रही हूँ। तो जब मैं मेमोरी के साथ रीड राइट ऑपरेशन करती हूँ तो मेमोरी रीड राइट सिग्नल यूज होते हैं, और जब बाहर की डिवाइसेस से करती हूँ तो इनपुट आउटपुट रीड राइट सिग्नल यूज होते हैं, ठीक है। तो 0 0 0 जब तीनों पिन लो होती हैं तो वो होता है होल्ड कंडीशन, यानी माइक्रो प्रोसेसर कोई काम नहीं करता। होल्ड का मतलब स्टॉप करो, ख़त्म, कोई काम नहीं करेगा। जब 0 1 होता है तो राइट का ऑपरेशन होता है, और देखिए 0 1 का मतलब राइट और 1 0 का मतलब रीड। तो यहाँ से 0 1 है, देखो 0 1 का मतलब राइट हो रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब मेमोरी राइट हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 0 है तो मतलब रीड ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे IOM की वैल्यू 0 है, इसलिए एम की वैल्यू 0 का मतलब मेमोरी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, तो ये मेमोरी रीड हो रहा है। सिमिलरली 0 1 का मतलब क्या था, राइट, लेकिन अब इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट से राइट हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू 1 है और ये वैल्यू है 1 0, 1 0 का मतलब रीड, 1 का मतलब इसका मतलब इनपुट आउटपुट, इसलिए इनपुट आउटपुट से रीड हो रहा है। जब इसकी वैल्यू 1 1 हो जाती है दोनों स्टेटस सिग्नल की, तो ऑपकोड फैच साइकिल होती है। ऑपकोड फैच कोई पहली साइकिल होती है, जिसका मतलब होता है ऑपरेशन के कोड को लाना है, ये आप आगे पढ़ेंगे। जब तीनों वैल्यूज 1 1 होती हैं तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल होती है, ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आने वाली यूनिट्स में। ठीक है।
सॉरी मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। नाउ कंटिन्यू करते हैं स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। अब देखिए स्टोरेज यूनिट का मतलब क्या है, डेटा को स्टोर करने का काम। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे, सारे रजिस्टर्स पढ़ेंगे जो कि डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर हैं, टोटल हमारे पास 6 जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं 8085 में, जो कि जनरली डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। देखिए कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, BCDEHL, ये तो 8 होते हैं टोटल, एक्यूमुलेटर और फ्लैग भी मिला के टोटल 6 तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर, एक हमारा एक्यूमुलेटर स्पेशल पर्पज़ और फ्लैग्स, और देन 16 बिट के हमारे पास 2 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, BC ये सारे रजिस्टर के नाम है, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर, E रजिस्टर। तो B और C देखो 8 बिट ये स्टोर करता है, 8 बिट ये स्टोर करता है। और अगर हमें 16 बिट का रजिस्टर डेटा सेव करना है तो हम क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग कर देते हैं, इनको जोड़ के एक 16 बिट का रजिस्टर बना देते हैं। तो B हमेशा C के साथ बनता है, D हमेशा E के साथ पेयर करता है, H हमेशा L के साथ पेयर करता है। ठीक है, ये हमारे हो गए इंटरनल रजिस्टर। 2 आप लोग इंटरनल टेम्परेरी रजिस्टर भी पढ़ोगे, जो कि यहाँ से ऊपर इसी डायग्राम में लिखे रहते हैं, W और Z 2 हमारे इंटरनल रजिस्टर होते हैं, जो टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं, जो कि टेम्परेरी डेटा को इंटरनली स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, तो आइए बिट बाई बिट स्टोर करते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए रजिस्टर एरे क्या होता है, तो आपको इस पोर्शन को एक्सप्लेन करना होता है। ये है रजिस्टर एरे। एक्यूमुलेटर आप पढ़ चुके, फ्लैग रजिस्टर आप पढ़ चुके, B 8 बिट का रजिस्टर, C 8 बिट का रजिस्टर, D भी 8 बिट का, E भी 8 बिट का, H और L 8 बिट का। ठीक है, ये B C मिलके एक 16 बिट का बनाते हैं, D E मिलके एक 16 बिट का बनाते हैं, और H L मिलके एक 16 बिट का बनाते हैं। H L को हम बाय डिफ़ॉल्ट एक मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल M लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रजिस्टर स्टैक पॉइंटर, जो कि 16 बिट का रजिस्टर है, और फिर है प्रोग्राम काउंटर, जो भी 16 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, प्रोग्राम काउंटर, काउंट यानी काउंटिंग करना, यानी एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हम काउंटिंग रखते हैं प्रोग्राम की। तो क्या मतलब हुआ, ये करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा ना, उसके एड्रेस को होल्ड करता है। देखिए 16 बिट का है, एड्रेस के लिए हमें 16 बिट का रजिस्टर चाहिए। तो जो नेक्स्ट आएगा ना इंस्ट्रक्शन, देखो मेमोरी का क्या एड्रेस होता है, जैसे 0000 से लेके FFF तक होता है। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा ना, वो किस लोकेशन से आएगा, किस एड्रेस से आएगा मेमोरी में, उस एड्रेस को होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टर होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी जगह से आने वाला है, वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। यहाँ से फिर वो 16 बिट का एड्रेस भेजा जाता है 16 एड्रेस लाइन्स पे। वो लाइन्स जाती है मेमोरी में, मेमोरी में जाके बताती है इस एड्रेस से डेटा लाना है, फिर डेटा बसेस से वो डेटा आता है और यहाँ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक होता है ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस, कि मेमोरी लोकेशंस के समूह को हम स्टैक बोलते हैं। स्टैक में आप लोगों को स्पेशली अलग से पढ़ाऊंगी जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। स्टैक पॉइंटर होता है एक 16 बिट का रजिस्टर, जो कि स्टैक के टॉप का एड्रेस बताता है, क्योंकि दोनों ही एड्रेस बताते हैं। ये नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताता है, ये स्टैक के टॉप का एड्रेस बताता है, इसलिए दोनों ही 16 बिट के रजिस्टर हैं। ठीक है, स्टैक क्या होता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन के, हमारी जो कंप्लीट मेमोरी है ना 64 के की, उसमें से कोई भी 10, 20, 30 लोकेशन या किसी भी एक जगह के पोर्शन को हम स्टैक बोल सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक 16 बिट का रजिस्टर है, जो कि क्या करता है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को हम पुश भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं। पुश करना मतलब उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना, पॉप करना मतलब उससे वैल्यू निकालना। ठीक है, ये एक 16 बिट का रजिस्टर है, जो कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट व डिक्रीमेंट करता है। ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम इस बारे में। नेक्स्ट है एड्रेस व डेटा लैच। लैच क्या होती हैं, जो कि डेटा को टेम्पररी उसको एड्रेस के और डेटा की वैल्यू को स्टोर करती हैं। ये जब हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ना, उस टाइम काम आता है, क्योंकि हमारे पास टोटल 16 लाइन्स हैं एड्रेस व डेटा की, उनमें से मल्टीप्लेक्सिंग करते वक्त हम लैच का यूज़ करते हैं। अगर हम एड्रेस को होल्ड करना है, एड्रेस लैच होती है वो 16 बिट के एड्रेस को होल्ड करती है, और जो डेटा लैच होती है वो 8 बिट के डेटा को होल्ड करती है। जब ALE जो सिग्नल है, एड्रेस लैच इनेबल, जब एड्रेस लैच इनेबल 1 होता है तो एड्रेस और डेटा लैच क्या करती है, जो लोअर बाइट का जो एड्रेस होता है ना, उसको होल्ड करती है। और यानी मतलब क्या हुआ,
ये चीज़ में देखिए, आप लोग जो मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे वहाँ ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगी। क्या होता है, जो 16 बसेस में से ऊपर की 8 बस ले जाना हो तो उस लैच में हम 8 बिट का एड्रेस डालते हैं, वो एड्रेस जाता है। और अगर हमें डेटा ले जाना हो तो उसमें 8 बिट का डेटा जाते हैं। अब वो कौन डिसाइड, लैच इनेबल की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर 8 बिट का एड्रेस है, और अगर वो 0 है तो 8 बिट का डेटा है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंटरफेसिंग वाला पोर्शन हमारा आ गया, वो फर्स्ट हमारा है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, जो कि सीरियल डेटा के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यानी नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल डेटा पे काम करता है, एक साथ 8 बिट पे काम करता है। अगर हमें सीरियल डेटा पे काम करना है, बिट की स्ट्रीम पे काम करना है, मतलब एक लंबी 111 एक साथ एक बिट जारी एक बिट पे ऑपरेशन करना है, तो उसको हम बोलेंगे सीरियल डेटा। सीरियल डेटा पे काम करने के लिए हमें सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। इसमें 2 सिग्नल्स होते हैं, सिम और रिम, जो कि कंट्रोलिंग में काम आते हैं। ठीक है। रिम और सिम सिग्नल हम लास्ट यूनिट जो हमारी इंटरप्ट्स पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंटरप्ट कंट्रोलर। इंटरप्ट कंट्रोलर हमारे इंटरप्ट्स को हैंडल करता है। इंटरप्ट का मतलब कोई माइक्रो प्रोसेसर की जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको इंटरप्ट करना, उसको बाधित करना, बाधा जिसको हम बोलेंगे, वो हो गया हमारा इंटरप्ट कंट्रोलर। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मैं मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी मेरे स्क्रीन पे फ्लैश होने लगता है मैसेज कि आपकी बैटरी लो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरप्ट बोलेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में एक इंटरप्ट आया है। अब इंटरप्ट आया है कि आपका एंटीवायरस क्रैश हो गया, तो इनमें से प्रियोरिटी के हिसाब से या फिर इनकी अर्जेंसी के हिसाब से भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं कि इंटरप्ट्स कौन कौन से होते हैं। इंटरप्ट को डिटेल में हम क्लासिफिकेशन और कौन कौन से होते हैं हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। ठीक है। 5 हमारे पास टोटल इंटरप्ट होते हैं 8085 में, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, जिसमें ट्रैप की हाईएस्ट प्रियोरिटी होती है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट की लोवेस्ट प्रियोरिटी होती है। ठीक है। अब देखिए, अब हमने सारे ब्लॉक्स हमने कवर कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो अब हमारा यहाँ से एक्चुअल में जो आर्किटेक्चर है ना, इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। एक मिनट, मैं फिर से फर्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ जहाँ हमारे 2 आर्किटेक्चर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे आर्किटेक्चर है। पहले इससे समझ लीजिए, आपने ये कवर कर लिया है, ये भी कवर हो गया है और ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया है। ठीक है। तो जो हम आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू करते हैं वो हम किस पोर्शन से शुरू करते हैं, यहाँ से, प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच है जो कि इसकी वैल्यू को ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करती है। अब देखिए, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर में हमेशा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस रजिस्टर में जो प्रोग्राम काउंटर है ना, जो 16 बिट का रजिस्टर है, इसमें जहाँ से हमें डेटा लेके आना है ना मेमोरी में, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक है, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है ना, ALU और कंट्रोल यूनिट, वो पोर्शन है। मेमोरी बाहर है, इनपुट आउटपुट बाहर है, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। और डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, या तो डेटा होता है या फिर ऑप कोड होता है। ऑप कोड का मतलब ऑपरेशन का कोड, डेटा का मतलब खुद डेटा। ठीक है। तो जहाँ से हमें डेटा मेमोरी से लेके आना है, तो जिस लोकेशन से हमें डेटा लेके आना है उसका हमें एड्रेस तो पता होना चाहिए ना कि हमें किस जगह से डेटा लाना है। वो एड्रेस हमें मिलेगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ये 16 बिट का एड्रेस जाएगा एड्रेस बफर में। ठीक है। जारी नहीं, लाइन्स हैं 16 लाइन्स, ये 16 लाइन्स जाएंगी मेमोरी के अंदर। जिस भी लोकेशन पे जाएंगी, मान लीजिए 2000 लोकेशन है तो एक 16 बिट की वैल्यू है। इस 2000 के सामने जो भी डेटा है उस डेटा को उठा के किससे, डेटा बस से हम वापस लेके आएंगे। ये आएगा डेटा बस के थ्रू, यहाँ से देखो बाई डायरेक्शनल है तो वापस किससे आएगा, डेटा बस से। अब डेटा बस से वो डेटा हमें क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं उसके हिसाब से हम समझेंगे। मान लीजिए मैं कर रही हूँ ऐड B, C, इसका मतलब ये है, सॉरी ऐड B लिख दो, ऐड B, C नहीं, ऐड बी का मतलब ये है कि हमें एक्यूमुलेटर की और बी रजिस्टर की वैल्यू को जोड़ना है और रिजल्ट को हमें किस में सेव करना है, एक्यूमुलेटर में। ये ऐड बी इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है। ठीक है। तो ऐड बी एक 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, मतलब उसका एक ऑप कोड होगा। तो ऐड बी का ऑप कोड हमारा कहाँ से होगा, मेमोरी के अंदर। तो पहले मान लीजिए वो 2000 लोकेशन पे वो ऐड बी सेव है,
तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से 2000 वैल्यू जाएगी, वो मेमोरी पे वैल्यू जाएगी। मेमोरी पे 2000 के सामने चेक करेंगे, अच्छा कुछ वैल्यू लिखी हुई है, मान लीजिए वो वैल्यू लिखी हुई है AF, 8 बिट की वैल्यू होगी ना, तो ऐड बी का जो ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड है, वो है AF। यानी ऐड बी को अगर हम मेमोरी में सेव करेंगे तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, AF, वो फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से जो AF 8 बिट की वैल्यू, क्योंकि हेक्साडेसिमल में है तो हम 2 बिट से लिख सकते हैं। AF है, AF का मतलब है 10101111। ये 8 बिट की वैल्यू 8 लाइन्स के थ्रू यहाँ पे आ गई। अब उस वैल्यू को हमें क्या भेजेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू है, हमें समझना है कि ऑपरेशन क्या करना है। तो ये 8 डेटा बस के थ्रू, सॉरी, ये यहाँ से पहुँचती हुई वो वैल्यू AF कहाँ जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यहाँ जाके उसको हम स्टोर कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू आई है ना AF को मैंने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर यहाँ डाल दिया। यहाँ से जाएगी ये डिकोडर के अंदर। अब डिकोडर क्या करेगा, अच्छा AF आया है तो AF के कुछ देखेगा, समझेगा उसको, अच्छा AF का मतलब है मुझे ऐड बी करना है, मतलब मुझे एडिशन करना है, ऐड बी का मतलब है A और B को जोड़ना है, रिजल्ट को A में सेव करना है। तो ये चीज़ उसने इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने बता दी कंट्रोल यूनिट को। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स भेजेगी सबको। देखिए ये कंट्रोल यूनिट से सब जगह सिग्नल जा रहे हैं, ये जा रहे, हर किसी ब्लॉक में कंट्रोल यूनिट से सिग्नल जाते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को इतना समझ में आ गया कि मुझे A और B की ज़रूरत है, उन दोनों को हमें जोड़ना है। तो A तो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो जोड़नी है। B कहाँ पे है, तो यहाँ से जाएगा, रजिस्टर सेलेक्ट होएगा B रजिस्टर की वैल्यू मल्टीप्लेक्स होके इस लाइन पे जाएगी डेटा बस पे, और ये वैल्यू जाके किस में सेव होगी, टेम्परेरी रजिस्टर में। यानी हमने A की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, B की वैल्यू हमारी कहाँ चली गई, टेम्परेरी रजिस्टर में। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई, B की वैल्यू हमारे पास आ गई। मैं फिर से कलर डायग्राम पे जाती हूँ। टाइमिंग एंड कंट्रोल ने क्या किया, रजिस्टर सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डायग्राम दे रखा है इसलिए समझा रही हूँ। नॉर्मली देखो यहाँ से, देखो टाइमिंग एंड कंट्रोल से ये सिग्नल जा रहा है ना, ये सेलेक्ट करता है, B रजिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, ये रजिस्टर सेलेक्ट है, B रजिस्टर सेलेक्ट हुआ, इसमें जो भी वैल्यू है वो 8 बिट की कोई वैल्यू होगी, वो उठ के कहाँ पे आ गई, टेम्परेरी रजिस्टर में, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, B की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई, दोनों किस में जा रहे हैं, ALU में। दोनों का ALU का साइन हमेशा ऐसा होता है, इसका मतलब दो चीज़ को जोड़ के एक नया रिजल्ट देना। तो ALU में वैल्यू जुड़ गई, A और B की जो भी वैल्यू है उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद रिजल्ट कहाँ से हुआ, देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये रिजल्ट हमारा फिर से जाके एक्यूमुलेटर में सेव हो गया। ठीक है, फ्लैग्स क्या करते हैं, फ्लैग्स बाई डायरेक्शनल है। अब देखिए मान लीजिए रिजल्ट जो हमारा आया है वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एडिशन का है, सॉरी, रिजल्ट हमारा ऐसी वैल्यू आई है जिसमें कैरी जनरेट हो रही है, हासिल जनरेट हो रही है, तो ये कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर ऑक्सिलरी कैरी सेट हो रही तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। कैरी फ्लैग देखिए यहाँ से बाई डायरेक्शन है, तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाएगी, रिजल्ट हमारा जाके सेव हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ये हमारा होता है बेसिक ऑपरेशन की किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशन होता है। तो जो फर्स्ट साइकिल हमने पढ़ी थी इंस्ट्रक्शन फैच, वो इसमें परफॉर्म हो रही है कि किस तरीके से डेटा लाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के विभिन्न ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा कवर हो गया है आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके लिए मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर समझाया, उसमें काफ़ी डिटेल से समझाया, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ बोल के समझा सकती हूँ या फिर पॉइंटर से पॉइंट कर सकती हूँ। ब्लैक बोर्ड पर समझाया है तो आप लोग दोनों लेक्चर्स को देखिए, जो भी आप कोशिश कीजिए आप समझने की। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नाउ हम चलते हैं कि यूनिट हमारी ख़त्म हो गई है, एक मिनट। नाउ यूनिट ख़त्म हो गई हमारी आर्किटेक्चर ऑफ 8085 यूनिट, सॉरी नहीं, टॉपिक हमारा फिनिश हो गया आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब हम करते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट आप लोगों को 2 असाइनमेंट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ EL 207 में। थर्ड असाइनमेंट आपको क्या करना है, जो फर्स्ट क्लास टेस्ट है ना आपका, उसके पेपर को आपको सोल्व करना है, को आपके जो भी नोटबुक है उसके अंदर। नाउ फोर्थ असाइनमेंट आपका जो अभी हमने आज पढ़ा है उसके लिए है
एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा द फंक्शनल पिन लेआउट डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम बनाना है, ठीक है। और आपको एक्सटर्नल और पेरिफेरल इनिशिएटर सिग्नल है ना, उनको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को मैं पिन डायग्राम पढ़ा चुकी हूँ, सिग्नल्स पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग जो भी एक्सटर्नल सिग्नल्स है, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल हैं, आपको उन सभी सिग्नल्स को इसमें डिस्कशन करना है, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन द रजिस्टर एरे। आपको 8085 का आर्किटेक्चर ड्रॉ करना है और रजिस्टर एरे को एक्सप्लेन करना है। रजिस्टर एरे मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या है। अब देखिए, जब भी आर्किटेक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो आप आर्किटेक्चर ये वाला ड्रॉ करेंगे। ये आर्किटेक्चर आपको ड्रॉ करना है, ये इनकम्प्लीट आर्किटेक्चर है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। यहाँ पे एक तो आपको ALU से यहाँ पे एक वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ALU से डेटा जाएगा, वो कहाँ जाएगा, रिजल्ट कहाँ जा रहा है। दूसरा आपको क्या करना है, या आप यही पहले आप ये समझ लीजिए, ये डायग्राम आप समझ लेंगे तो क्या करेंगे, टाइमिंग एंड कंट्रोल से एक लाइन खींच के सब जगह टाइमिंग और कंट्रोल का सिग्नल जाएगा। बस इतना अंतर है इस और इस डायग्राम में, टाइमिंग और कंट्रोल का सिग्नल जा रहा है सभी जगह। तो ये एक प्रॉपर डायग्राम है जो आप लोगों को याद करना है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको लिखना है। और रजिस्टर एरे आपका ये है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा टाइम पे, एंड जो भी क्वेरी है आप लोग पूछ लीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे।